So hello dear students. So today we are going to learn a topic galvanometer, okay, which is from chapter 4 moving charges and magnetism. ये स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा सा CHARGE चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। तो चैप्टर 4 का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका गैल्वेनोमीटर, और ये साइमल्टेनियसली 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस बार तो CBSE में ऑब्जेक्टिव आ रहा है, बट जब सब्जेक्टिव आएगा और स्टेट बोर्ड वगैरह के लिए तो 5 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। जितने भी डिवाइसेज आपके सिलेबस में है वो सारे 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए गैल्वेनोमीटर को समझते हैं। तो हमारा तरीका ये होगा कि कम से कम टाइम में हम लोग गैल्वेनोमीटर के सारे कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमारा ये क्विक कॉन्सेप्ट वीडियो इसका नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं गैल्वेनोमीटर का काम क्या है। तो गैल्वेनोमीटर जो है ना, ये एक डिवाइस है जो आपको क्या मेजर करता है, करंट। ओके, दिस इज अ करंट मेजरिंग डिवाइस। अब आम मीटर जो हमने पढ़ रखा है ना, आम मीटर के भी बारे में आपने सुना होगा। तो आम मीटर भी करंट मेजर करता है। ओके, तो आम मीटर एंड गैल्वेनोमीटर बोथ मेजर करंट, बट गैल्वेनोमीटर इज सेंसिटिव, मोर सेंसिटिव देन आम मीटर। ओके, मोर सेंसिटिव देन आम मीटर। इसका क्या मतलब है, मोर सेंसिटिव देन आम मीटर का मतलब कि गैल्वेनोमीटर बहुत स्मॉल करंट को मेजर कर सकता है, आम मीटर एक बड़े करंट को मेजर करता है। मतलब गैल्वेनोमीटर माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, इस तरह के करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज होता है। ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन, मतलब गैल्वेनोमीटर है क्या। उसके बाद अब इस पे प्रिंसिपल की बात करते हैं कि ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, जो अभी हम लोग पूरे लेक्चर के दौरान इसमें समझने की कोशिश करें। प्रिंसिपल ये होता है कि एक करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंस टॉर्क इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा टॉपिक आपने पढ़ा ही होगा, है ना, इसी चैप्टर के अंदर, कि एक करंट कैरिंग कॉइल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, NIAB साइन थीटा। ठीक है, IAB साइन थीटा। ओके, अगर n नंबर ऑफ टर्न है, अदरवाइज टॉर्क सिंगल टर्न है तो IAB साइन थीटा। ओके, IAB साइन थीटा। तो इंट्रो क्या हो गया, करंट मेजर करता है एंड काफी स्मॉल करंट, वेरी सेंसिटिव होता है, बहुत स्मॉल करंट मेजर करता है। प्रिंसिपल क्या है, मतलब कौन से कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है डिवाइस, तो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में। तो अब इसका कंस्ट्रक्शन समझिए। कंस्ट्रक्शन आपका क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि ये बना कैसे है। तो देखिए इसके अंदर सिंपली हम लोग क्या करते हैं ना, दो मैग्नेटिक फील्ड को लेते हैं, दो मैग्नेटिक एंड को लेंगे। मैग्नेटिक मतलब एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। यहाँ पे थोड़ा सा कर्व्ड एंड होगा, एक सपोज एक अगर नॉर्थ पोल है तो दूसरा वाला साउथ पोल है। ठीक है ना, लेट्स से दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको कर्व्ड शेप का क्यों लिया। कई बार ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि शेप को कर्व्ड क्यों रखा है। अब करिए, अब क्या करते हैं ना, इसके अंदर इस रीजन में एक सॉफ्ट आयरन कोर को रिप्लेस करते हैं ना, सॉफ्ट आयरन कोर इस तरह से। अब ये फ्रंट व्यू, सपोज ये मेरे पास एक आयरन का कोर है, तो इस पे वायर की वाइंडिंग इस तरह से वाइंडिंग किया रहता है ना, वायर को लेके इस तरह से वाइंडिंग किया रहता है। तो इसका अगर आप फ्रंट व्यू देखेंगे तो आपको एक सर्कल नजर आएगा। तो यहाँ जो रेड वाला आपको दिख रहा है, ये इसके अंदर इस तरह के सॉफ्ट आयरन कोर को इंसर्ट किया गया है, जो फ्रंट व्यू आपको दिख रहा है, और इसके ऊपर वायर की वाइंडिंग किया गया है। तो वो वाइंडिंग से इस तरह से वायर की वाइंडिंग इस तरह से आपको दिखेगा। ओके, इस तरह से वायर की वाइंडिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो कर्व बनाया गया, कर्व बनाने के पीछे रीजन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाना है ना। इस तरह से बनाने से क्या फायदा होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड हो। ओके, अगर सीधा लेते तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस तरह से रहता है, मैग्नेटिक फील्ड सीधा होता है ना। तो इससे होता है क्या कि कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारा कोर अगर यहाँ होता तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से बाहर की ओर चला जाता। बट रेडियल लेने से क्या हो गया कि देखिए, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर ये सरफेस सीधा रखते तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल जाता। वो कर्व करने से फायदा ये हो गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी अब इस कोर से होके गुजर रहा है। ओके, तो हमारा पर्पस ये है कि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड से इंट्रोड्यूस करना है, इसलिए हमने कर्व रखा है। ओके, या सिंपल एक लाइन में याद रख सकते हैं, टू मेक द फील्ड लाइंस रेडियल, टू मेक फील्ड लाइंस रेडियल। ओके, ये अगर सवाल आपके आ जाए क्वेश्चन में तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ आपका इस तरह से है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना, इससे एक स्प्रिंग के सहारे एक निडल को यहाँ ऐसे अटैच कर देते हैं, और स्प्रिंग के सहारे निडल को अटैच कर देते हैं, और ये यहाँ इस तरह से ऐसे 1 मीटर लगा होता है।
तो जब भी ये कोर घूमेगा तो उसके साथ वो निडल डिफ्लेक्ट करेगा, और यहाँ पे मीटर में मार्किंग किया रहता है करंट की, तो वो जितना टर्न करेगा उसके अकॉर्डिंग स्प्रिंग के सहारे कनेक्टेड है, तो जितना ये रोटेट होगा उसके अकॉर्डिंग ये मेजर करके हमें बताएगा। ओके, सो द कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम लोग समझते हैं इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए हमने पढ़ रखा है ना, टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। ओके, इनको मैं हटा रहा हूँ, अभी एक टर्न के लिए करा आई ए बी साइन थीटा। चूंकि यहाँ फील्ड लाइन कैसा है, रेडियल है, तो थीटा जो होगा ना आपका, मतलब ए और बी के बीच, ए इज एरिया एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड आई इज करंट। थीटा 90 डिग्री है, तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, आई ए बी। ओके, टॉर्क की वैल्यू हो जाएगा आई ए बी। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये टॉर्क जो है ना, चूंकि ये स्प्रिंग लगा है, स्प्रिंग या टॉवेल को अगर आप कभी भी ऐसे करके घुमाते हैं तो क्या लगता है, टॉर्क। जब भी फोर्स लगाए और बॉडी रोटेट कर जाए तो उसे क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो टॉवेल को जब ऐसे घुमा के आप छोड़ते हैं तो टॉवेल खुद को वापस सीधा कर लेता है क्या। एग्जैक्टली वैसे ही जो यहाँ पे स्प्रिंग लगा है निडल के साथ, अगर ये रोटेट करेगा और जैसे आप छोड़ोगे तो वापस वो अपनी जगह पे आ जाएगा। तो ऐसे में एंटी टॉर्क डेवलप होता है। हम लोग इसके लिए टर्म लिखते हैं, इस टॉर्क के कारण स्प्रिंग के अंदर एक एंटी टॉर्क डेवलप होगा, और उस एंटी टॉर्क का फॉर्मूला होगा टॉर्क इक्वल टू के अल्फा, वेयर अल्फा इज एंगल ऑफ रोटेशन। ये कितना हमने रोटेट किया है उतना वो वापस आएगा। जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट होता था ना, एफ इक्वल टू के एक्स, हालांकि ये माइनस साइन के साथ होगा क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमने टॉर्क करा है ना, टॉर्क दिया है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये एंटी टॉर्क डेवलप होगा। तो अपोजिट डायरेक्शन है तो यहाँ माइनस साइन अगर लगाएंगे तो वो बस ये बताता है कि ये एंटी टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में, तो के एक्स होता है। टॉर्क के केस में ये के अल्फा हो जाता है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ देखिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ मैं इस तरह लिखता हूँ, आई होप इसको दिखने में दिक्कत हो रहा। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आई ए बी इज इक्वल टू के अल्फा। आई ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अल्फा। तो यहाँ से हम लोग अल्फा बाई ए, अगर अल्फा बाई आई अगर करते हैं, अल्फा बाई ए, तो अल्फा बाई आई अगर कर दे यहाँ पे तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, अल्फा बाई हो गया तो ए बी बाई के। ओके, तो ए बी बाई के आपके पास हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसको अब हम लोग आगे करते हैं, इसमें जस्ट एक पीछे वाले पेज पे हम लोग मूव करते हैं। ओके, सो है, तो इन दोनों इक्वेशन से हमने दोनों को आपस में इक्वल किया, तो ऐसा अपने पास इक्वेशन आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अल्फा बाई आई को ना बोलते हैं, अल्फा बाई आई को करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। अल्फा बाई आई को आई एस लिखते हैं ना, अल्फा बाई आई एस को, और इसको पढ़ते क्या है, करंट सेंसिटिविटी। ओके, अल्फा बाई आई इक्वल टू करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। अब ये करंट सेंसिटिविटी का मतलब मैं आपको बताता हूँ। करंट सेंसिटिविटी बेसिकली ये बताता है कि जो कितना कम से कम करंट को मेजर कर सकता है, इसको बोलते हैं करंट सेंसिटिव। चूंकि गैल्वेनोमीटर है, हो सकता है कोई गैल्वेनोमीटर उससे भी कम करंट मेजर करता हो तो उसे बोलेंगे यहाँ पे। तो इसको अगर हमें लिखना हो तो अपन लिख सकते हैं, अब आई एस इज इक्वल टू ए बी बाई के। ए एरिया है, ध्यान रखिएगा, और अगर एन नंबर ऑफ टर्न है तो हम लोग एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। यहाँ पे लिखते हैं, अगर सपोज हमने सिंगल टर्न मान के इसको करा है, अगर फॉर एन नंबर ऑफ टर्न है तो हमारे पास ये हो जाएगा फॉर एन, चूंकि नंबर ऑफ टर्न तो हमारा एक से ज़्यादा है ना, तो फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हमारे पास एन ए बी बाई के हो जाएगा। ओके, सो दिस इज आई एस। अब जरा चलते हैं इस इक्वेशन में वोल्टेज सेंसिटिविटी देखते हैं इसकी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे लिखेंगे, तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, अगर ओम्स लॉ से हम लोग बात करें तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो हम लोग करंट की जगह क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर हम लोग वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस को पुट करते हैं तो जरा देखिए, अल्फा अपॉन आई के जगह हमने क्या पुट करना, V बाई आर। तो V यहाँ हो जाएगा, R ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू एन ए बी बाई के। मैं एन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ चूंकि एन नंबर ऑफ टर्न्स है। ओके, एन नंबर ऑफ टर्न तो मैं एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ से मैं अल्फा बाई वी इक्वल टू एन ए बी
बाई के, के यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट है ध्यान रखिएगा, एंड आर इज रेसिस्टेंस। तो अब ये अल्फा बाई आई को हमने क्या बोला, करंट सेंसिटिविटी। तो अल्फा बाई वी मतलब अल्फा अपन वोल्टेज, वी को क्या बोलेंगे, दिस इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ओके, तो इसे हम लोग Vs से डिनोट करेंगे, तो Vs इक्वल टू क्या हो जाएगा, NAB अपॉन K इंटू आर। तो ये हमारे पास हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी।